हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यूज एनालिसिस टेबल को, जिसमें मैंने 2019 से लेके 2024 तक अभी तक इस पर्टिकुलर यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। मतलब बेसिकली उसका एनालिसिस बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड क्या है, रिपीटेशन कैसी है। ठीक है, आज हम लोग 2019 और 2020, चाहे वो जून अटेम्प्ट हो चाहे दिसंबर अटेम्प्ट हो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हैं, जिसे कि आज मैं यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा जो कि इस साल यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें एग्जाम देना है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन जून 2019 का आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आई होप क्वेश्चन आपको विजिबल होगी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूट बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। बच्चों वाला क्वेश्चन है क्योंकि 2019 का अटेम्प्ट काफी आसान हुआ था। तो आई होप तुम सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आईडीए, आईएमएफ, आईएफसी और मेगा। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईएमएफ जो है ये एक अलग इंस्टीट्यूट है, सेपरेट बॉडी है, ना कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पार्ट है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़े तो यहाँ पे देख पा रहे होगे क्लियरली, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, जिसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1960, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये वैसी कंट्री जिनकी स्थिति सही नहीं है, पुअरेस्ट कंट्री कह सकते हो, जो वर्ल्ड में जितने भी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, हमारा ये दूसरा इंस्टीट्यूट है। आईएफसी की अगर बात की जाए तो आईएफसी को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1956। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। जनरली ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करता है। वैसे कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर पे ये फोकस कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम लोग मेगा बोलते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1988। यह भी हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, जो कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और क्रेडिट इनहेंसमेंट, जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे जितने भी हमारे लेंडर्स हैं, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि हाँ ठीक है, अब सही है सब चीज दो नेशंस के बीच में। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस along the side in the World Bank Group, but it is a separate international financial institution। और इसका मेन मकसद क्या है कि जो भी हमारे कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन बने रहे और पूरे ही वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। तो आई होप तुम्हें चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद द लिटिल एक्सपीरियंस। बोला जा रहा है, ठीक है, वैसे इंटरप्राइज जिसके पास अभी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो, ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है, तो वो कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो क्या एक्विजिशन के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं, या एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर कर सकते हैं, या फिर कोई जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करके, या फिर एक्सपोर्ट करके? यहाँ पे वर्ड जो फोकस करने वाला है हमारा वो है लिटिल एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर एक नई फॉर्म हो, नई इंटरप्राइज अगर हो तुम, तो जाहिर सी बात है तुम रिस्क लेना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होंगे और तुम ये नहीं चाहोगे कि जो भी हमारे पास कैपिटल है उसे हम लगा दे सारे के सारे उसमें। तो एक्विजिशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाना भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एक्सपोर्टिंग की, तो एक्सपोर्टिंग एक बहुत ही चीपेस्ट वे होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए, और जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी नए बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि भाई तुम्हें बस देखो करना क्या, एक्सपोर्ट करना है। तुमने गुड्स मैन्युफैक्चर करे अपने होम कंट्री में, अब तुम इसे फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करो। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोर्टिंग। अब इसी सबको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब है बाइंग एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, कोई एक पहले से जो फॉरेन कंपनी है उसको खरीद लो। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है? ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है दो या फिर दो से अधिक फर्म्स के बीच में कि हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे हमारे बिजनेस में। जॉइंट वेंचर की बात करें तो कह सकते हो ये एक पार्टनरशिप है, जहां पे दो कंपनीज जो मिलकर एक नई बिजनेस एंटिटी बनाती हैं, जहां पे उनका रिस्क शेयर होता है, कंट्रोल शेयर होते हैं और रिसोर्सेज भी शेयर होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हायर रिस्क की नीड होती है। चाहे तुम एक्विजिशन देख लो, इसमें भी हाई रिस्क है, ठीक है,
हाई रिस्क है, प्लस इसके बाद तुम देखोगे हमारा इसमें हाई एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है जॉइंट वेंचर में। तो एक्सपोर्टिंग जो है ये सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ एंट्री भी होता है। अगर दूसरे तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होती है कंज्यूमर डिस्प्यूट की अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कितने टीयर सिस्टम होते हैं? अब 1986 भी होता है ना, और 2019 वाली भी है। तो दोनों में अगर तुम देखो तो कितने होते हैं टोटल सर? 3 टीयर सिस्टम होते हैं, 3 टीयर सिस्टम होते हैं। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, बेसिक सी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस करता है 1986 एक्ट को, और ये हमें 3 टीयर ग्रीवियंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, कमीशन के बारे में, तो अगर आपके जो भी आपके ग्रीवियंस है उसका वैल्यू अगर 1 करोड़ तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में जा सकते हो। अगर अगर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक लिमिटेड है तो उस सिचुएशन में आप स्टेट कंज्यूमर को प्रेफर करोगे, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हो। अब इसका यहाँ पे मैंने प्रॉपर डीप एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो इसको इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। यहाँ पे किस चीज को लिमिट किया जा रहा है? क्वांटिटी को लिमिट किया जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहां पे देखोगे ऑप्शंस दे रखे हैं, एम्बार्गो, कोटा, ट्रेड रिस्ट्रेंट और इंपोर्ट ट्रैफिक। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट बैन ऑन अ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कोटा की बात की जाए तो कोटा का मतलब होता है हमारा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो कि लिमिट कर देता है कि आप मैक्सिमम इतने ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम अनदर कंट्री। Embargo का क्या मतलब है? कंप्लीट बैन ऑन अ ट्रेड विथ अ स्पेसिफिक कंट्री और फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफन ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन। कंप्लीट ट्रेड खत्म कर देते हैं, जैसे लाइक इंडिया पाकिस्तान कंफ्लिक्ट हुआ जो, उसमें हमने ट्रेड बंद कर दिया, है ना, सारे जो भी ट्रेड हो रहे थे बंद कर दिया, तो दिस इज एम्बार्गो। कोटा समझ लिया हमने। ट्रेड रिस्ट्रेंट की अगर बात की जाए, ट्रेड रिस्ट्रेंट अगर देखोगे तो ट्रेड रिस्ट्रेंट एक जनरल टर्म है फॉर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर टैरिफ्स भी आ जाते हैं, कोटास भी आ जाते हैं, एम्बार्गोज भी आ जाते हैं। इंपोर्ट टैरिफ की अगर बात की जाए तो ये वो टैक्स है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है सो दैट यहां पे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, इसको हम लोग इंपोर्ट टैरिफ बोलते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया ट्रेड पॉलिसी को लेकर 2015 से 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट इंडियन ट्रेड पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो थी उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, लाइक तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे 4 हैं। पहला है यहाँ पे डबलिंग द एक्सपोर्ट, चाहे मर्चेंडाइज हो या सर्विस हो। दूसरा 3 से 5% तक का शेयर ग्लोबल मार्केट में अचीव करना है। 2 नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने हैं, MEIS और SCIS। और चौथा है इंट्रोड्यूस्ड सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म। अब हमें बताना है कि हमारा ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से ये इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो तुम अगर देखोगे यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया, ये चारों ही ऑप्शन जो है ना ये सही है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन डालना यहाँ पे गलती से मेरे से मिस हो गया। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़े से बात करें, फॉरेन ट्रेड जो कि ये मकसद उसका था, एम इसका ये था कि हमारे जो इंडिया की एक्सपोर्ट है उसको हम लोग डबल करेंगे और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा ट्रेड का शेयर है वो 3.5% तक इंक्रीज करेंगे। फिर 2 स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, MEIS और SCIS। MEIS क्या था कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और SCIS जो है ये इसका था सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, मतलब सर्विस को बढ़ावा देना, मर्चेंडाइज को बढ़ावा देना, उसके लिए 2 अलग अलग स्कीम लाई गई थी। फिर उसके बाद एक नई सिंप्लीफाइड एक स्कीम लॉन्च किया गया, आयात निर्यात फॉर्म, जिससे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस को आसान करने की बात की गई थी, उसमें सिंप्लीफिकेशन लाने की बात की गई थी। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है आफ्टर US डॉलर which of the following currencies has the largest weighted in determining the value of SDR। SDR क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। IMF में हम लोग सॉरी आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें वो टेबल याद हो, मैं सबसे पहले तुम्हें टेबल दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम्हें इसका आंसर मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले आंसर जान लो, यूएस के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? यूरो की वैल्यू है। इसको हम लोग एक टेबल से समझते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल तुम्हारे लिए रखा है। एसडीआर की जो करेंसी बास्केट है वो कुछ इस प्रकार से है, चीजें दिख रही हैं? रुको, हाँ,
ये जो एसडीआर की करेंसी बास्केट देखोगे, इसमें सबसे टॉप पे यूएस डॉलर है। एसडीआर में, एसडीआर बास्केट में जो उसकी ओवरऑल वेट है ना, वो 43.38% है। यूरो की बात की जाए तो 29.31% है। चाइनीज युआन, जिसे हम रिनमिनबी भी बोलते हैं, 12.28% है। जापानीज येन 7.59% एंड पांचवा हमारा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो कि 7.44% है। तो ये जो टेबल है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसको सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज करने को तुम्हें दे दिया जाए, या फिर सिंपली जैसे यहां पे पूछा गया कि यूएस के बाद कौन से कंट्री की करेंसी सबसे ज्यादा वेट रखती है, तो इसका जो आंसर होगा यूरो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन चलो सॉरी, तुमने आंसर देख लिया होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग? डंपिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्पोरेडिक डंपिंग, प्रेडेटरी डंपिंग, रिवर्स डंपिंग एंड परसिस्टेंस डंपिंग। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा डंपिंग एक नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है, उसके और जैसा दिखने वाला डंपिंग कह सकते हो, स्पोरेडिक, प्रेडेटरी, रिवर्स या परसिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स डंपिंग। अगर बात करें अलग अलग टाइप्स के डंपिंग की, तो परसिस्टेंस डंपिंग की अगर बात की जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म। परसिस्टेंस जो होता है लंबे अरसे तक जो चले, लंबे समय तक जो चले। आप अब्रॉड में जो भी आपने गुड्स अपने बेच रहे हो, वो बहुत ही कम प्राइस पे, लोअर प्राइस पे बेच रहे हो लंबे समय के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा परसिस्टेंस डंपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेडेटरी डंपिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला गया, सेलिंग बिलो द कॉस्ट इन फॉरेन मार्केट्स टू एलिमिनेट कंपटीशन देन रेजिंग प्राइस लेटर। अगर हमसे कोई बोले वो कौन सी डंपिंग है जिसमें हम कंपटीशन को खत्म करने के लिए प्राइसेस को कॉस्ट से भी कम बेचते हैं, सॉरी प्रोडक्ट को उसके कॉस्ट से भी कम बेचते हैं, यहां पे देखो सेलिंग बिलो द कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम बेच रहे हैं, तो प्रेडेटरी डंपिंग। जैसे उस मार्केट को हम कैप्चर करेंगे, फिर से हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को रेज कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्पोरेडिक डंपिंग की, तो ये एक टेम्पररी रिडक्शन है, कुछ समय तक, कुछ अरसे तक, इन प्राइस टू गेट द रीड ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्वेंट्री घटाने के लिए, आपके पास हमारे जो एक्सेस स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं उसको खत्म करने के लिए, माल निकालने के लिए हम किस टाइप की डंपिंग करते हैं, तो स्पोरेडिक डंपिंग। ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए की जाती है। जैसे ही तुम्हारा स्टॉक क्लियर होगा तुम फिर से अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाओगे। बात करें अगर रिवर्स डंपिंग की, तो रिवर्स डंपिंग में क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हायर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट देन इट इज डोमेस्टिक वन, तो इसीलिए इसको नॉन कन्वेंशनल डोमेस्टिक भी माना जाता है। आई होप तुम्हें ये सारे डंपिंग्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं और उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है, अब तुम्हें बताना है। अब चलो यहाँ पे तुम्हें सारे के फुल फॉर्म्स तो आने चाहिए, WTO क्या है, IMF क्या है, FAO क्या है और EU क्या है। इसको तुम्हें क्या करना है, मैच करना है। ऑप्शंस में सबसे पहला हमारा WTO है, दूसरा IMF है, FAO है, EU है। ठीक है, तो इसको अगर मैच करोगे तो करेक्ट मैच इसका होगा, यहाँ पता नहीं क्यों ऑप्शंस स्किप हो गए हैं, इसका हो जाएगा WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है। और इकोनॉमिक यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल में है। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1995। मैं सारे वो इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ जो कि तुम्हें मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1944 में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में है, 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। यूरोपियन यूनियन, मैंने सॉरी इकोनॉमिक यूनियन बोल दिया, यूरोपियन यूनियन जो है ब्रुसेल बेल्जियम में है, इसे स्टैब्लिश किया गया था एज अ EEC इन 1957। फिर धीरे धीरे 1993 में इसको रिनेम करके यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, यहाँ पे बोला जा रहा है वन बेल्ट वन रोड स्कीम, वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू। सबसे पहले जानो ये स्कीम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इनिशिएटिव किसने लाया था। तो सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
लॉन्च्ड इन 2013 बाय चाइना, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी। इसकी गोल की अगर बात की जाए तो इनहैंस कनेक्टिविटी एंड ट्रेड अक्रॉस एशिया। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया था कि पूरे एशिया में, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, इसकी कनेक्टिविटी इनहैंस हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो डेवलप लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट, बच्चों वाली बात है। इंप्रूव कम्पिटिटिवनेस बाय एनहांसिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, और चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप को रीबैलेंस करने के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया? वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू, तो ये तीन ऑप्शंस तो मिल ही रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। चलो, इसके बाद हमारा दिसंबर का क्वेश्चन होगा, 2 मिनट का छोटा सा, 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक। सो चलो अब बढ़ते हैं अपने दिसंबर 2019 की ओर। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फेमा के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। फेमा और फेरा तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। फेमा एंड फेरा की बात हो रही है यहाँ पे। तो फेमा के अनुसार फॉरेन एक्सचेंज में क्या चीज नहीं आती है? ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, दे रखे हैं यहाँ पे। डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट जो कि फॉरेन करेंसी में पे किया जा रहा है। दूसरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि भारतीय करेंसी में ड्रॉ किए गए हैं लेकिन वो पे किए जा रहे हैं फॉरेन करेंसी में। तीसरा, ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन बाय द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द भारत बट पेबल इन इंडियन करेंसी, वैसे ट्रेवल चेक जो कि वैसे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ड्रॉ किए गए जो कि भारत के बाहर हैं लेकिन इंडियन करेंसी में है। चौथा, अगर तुम देखोगे वैसे ड्राफ्ट जो कि बैंक्स के द्वारा आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किए गए हैं और फॉरेन करेंसी में पे किए जा रहे हैं। तो कौन सा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं आएगा फेमा के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है ट्रेवलर चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। समझते हैं इसको जरा हम लोग। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन बाय द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी नॉट इंक्लूडेड एज फेमा डिफाइंस फॉरेन एक्सचेंज ओनली व्हेन इट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी नॉट इन इंडियन करेंसी। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। फेमा का कहना है, फेमा डिफाइन करता है फॉरेन एक्सचेंज को ओनली व्हेन इट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी नॉट एन इंडियन करेंसी। फेमा के अनुसार फॉरेन एक्सचेंज वो है जो कि फॉरेन की करेंसी में पे किए जा रहे हैं, ना कि भारतीय करेंसी में, तो इसीलिए इसको नहीं माना जाएगा। अब तुम देखोगे जितने भी ऑप्शन है सब में फॉरेन करेंसीज तुम्हें पेबल इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इसमें क्या देख रहे हैं? पेबल इन इंडियन करेंसी है। ठीक, चलो आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले असर्शन रीजन पढ़ना है यहाँ पे। असर्शन दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। इसके पीछे रीजन ये रखा गया है, कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपैटिबल। अब असर्शन रीजन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर एक असर्शन है, और असर्शन मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट दिया गया है और जो रीजन होना चाहिए वो उस रीजन को एक्सप्लेन कर रहा हो या फिर सपोर्ट कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे दोनों ही करेक्ट होते हैं और रीजन भी एक सही एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, चाहे गुड्स का हो, सर्विस का हो, कैपिटल का हो, इंफॉर्मेशन का हो, पीपल का हो। रीजन क्या कह रहा है कि कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग, कंट्रीज जो है कंसिस्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, इनोवेटिंग मार्केटिंग बैरियर्स जो है ये कंपैटिबल है, दैट आर WTO कंपैटिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन जो रीजन है ना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि तुम ये स्टेटमेंट देखोगे ये अलग चीज बता रहा है कि कंट्रीज जो है कंसिस्टेंटली इवॉल्व कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन बता रहा है फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है गुड, सर्विस, पीपल और कैपिटल का। क्यों होता है? क्या ये क्यों ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे। और तुम देख सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन को। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट साइंड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशंस लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IMF? किस ईयर में ये हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस? तो जाहिर सी बात है आंसर पता होगा, 1944 है इसका आंसर। चलो, द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वाज साइंड इन द जुलाई 1944। कब साइन किया गया था? जुलाई 1944 में बाय द 44 नेशंस। इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक।
द एम वॉज टू क्रिएट एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, फोकसिंग ऑन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन। समझ गए, बेसिक सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें से कौन सा सीएसआर का पार्ट है? ऑप्शंस अगर तुम देखो तो ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन। क्या बोला गया है? रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन। दूसरा है टू सप्लाई गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज अ सेलर्स मार्केट। तीसरा इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। चौथा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रिड्यूस जेन्युइन ग्रीवियंस। तो हमसे पूछा गया सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेट की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सीएसआर के पार्ट है? डी ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रिड्यूस जेन्युइन ग्रीवियंसेस। तो ये तो चलो हमारे आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि गुड्स को एक रीजनेबल प्राइस पे देना जहां पे सेलर, वेयर देयर इज सेलर मार्केट। उसके बाद रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, चलो देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड डी, बीइंग हर्ड एंड रिड्यूस जेन्युइन। क्यों इसमें लिया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं सीएसआर की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर हमारे कस्टमर के साथ कुछ दिक्कत हो रही है तो हम उसको सुने, उसके जेन्युइन ग्रीवियंस उसे प्रोवाइड करें। ठीक है, बी एंड डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ की पार्ट ऑफ अ सीएसआर एज कंज्यूमर्स मस्ट हैव द मींस टू एक्सप्रेस ग्रीवियंस एंड सीक रिजोल्यूशन। बी कहता है, बी तो चलो की एस्पेक्ट है सीएसआर का, बिजनेस को एक गुड्स जो है वो रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में देने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे सामने चार ऑप्शन है, तुम्हें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट अ लेडी सोशल वर्कर। ऑप्शन 2 है स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। ये मैंने ऊपर तुम्हें इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो मैंने तुम्हें बोला था अभी थोड़ी देर पहले, उसे पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑप्शन 4 कहता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम सेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोला जा रहा है, नेशनल की बात की जा रही है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में पर्सन होने चाहिए जो कि जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट में कह रहा है 4 मेंबर होने चाहिए, स्टेट में कह रहा है पर्सन होने चाहिए हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और एक पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए। तो बताओ जल्दी से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम में टिपिकली जो है वो 3 मेंबर्स ही होते हैं, ना कि 4 मेंबर्स। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर रखा हुआ था, आई होप तुम्हें अगर चीजें याद हो। कंपोज्ड ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। तो हो गए ना 3, जिसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है। समझ गए इस चीज को? ठीक है सर। स्टेट में बता दो, एक प्रेसिडेंट होंगे एंड मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द लीगल राइट कंसल्टिंग। ठीक, तो इस चीज का ध्यान हमें रखते हुए चलना है। वहां पे 4 बोल दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। इनमें से कौन से 2 फंक्शंस हैं किसके? डब्ल्यूटीओ के। बताना है। पहला है टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है सर। टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी फॉर इट्स मेंबर कंट्री। तीसरा टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। चौथा टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तो सर ये तो शायद मेरे हिसाब से आईएमएफ का होता है ना? 2 बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो डी जिसमें जिसमें सर उसको हम एलिमिनेट कर दे क्या? तो जो ऑप्शन होगा या तो बी एंड सी या तो ए एंड बी। सी क्या कह रहा है? टू असिस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए एंड बी होना चाहिए, ऑप्शन 4। अब देखते हैं क्या शायद मैं गलत हो जाऊं। चलो मैं तो सही निकला, शायद तुम भी सही निकले होगे। बेसिक सा क्वेश्चन था।
इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और यहाँ पे हमें मैच लिस्ट दे रखा है। मैच हमें करना है साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो करो इसे आसानी से मैच। बेसिक सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट किस में आएगा सर? मैक्रो में आना चाहिए, आना चाहिए ना मैक्रो में, मतलब बी का 3 होना चाहिए। ऑप्शन भी है कि नहीं? नहीं है सर, गलत बोला मैंने। चलो ऑप्शन देखते हैं सीधा। इसका होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं एक बार। साइज ऑफ द मार्केट, क्या मैंने बोला यहां पे? साइज ऑफ द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट जो है, एक मिनट, कुछ एरर है यहां पे। देखो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है यहाँ पे। चलो इसके मैं ऑप्शंस को सही करूंगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे। वैसे चलो आंसर के अकॉर्डिंग साइज ऑफ मार्केटिंग मैक्रो इन्वायरमेंट में देखा जा रहा है, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या कह रहा है? नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ये। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात अगर की जाए तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है, और एमएनसी जो है ये ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। वैसे बहुत हद तक ये चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। वैसे फिलहाल के लिए तुम इसके ये ऑप्शन को मानकर चल सकते हो, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड कर लेना। अब हमें ऑड बताना है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, 4 चीजें हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशियो कल्चर फैक्टर और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। अब यहाँ पे तुम देखो, हर चीज यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। लेकिन जो हमारे सोशियो कल्चर फैक्टर भाई साहब हैं, ये थोड़े ऑड हमें लग रहे हैं। तो जो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स तुम्हें पता होंगे, बहुत आसान बेसिक सा क्वेश्चन है। फटाफट इसका जो सही आंसर है वो बताओ। पहला है पॉपुलेशन मोबिलिटी, स्पेशली लेबर, फाइनेंशियल फ्लो, एक्सपोर्टिंग, असेंबली ऑपरेशन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। क्या क्या है? पॉपुलेशन मोबिलिटी, स्पेशली ऑफ लेबर की बात हो रही है, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बी जो है हमारा फाइनेंशियल फ्लोज जो है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर सबको पता होते हैं, इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े हम तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? में से कौन सा लॉ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है? इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, कंपटीशन लॉ। देखोगे तो सारे ही सारे जो है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब हमने कहां तक क्वेश्चंस कर लिए? हमने देख लिया 2019 के जून का भी क्वेश्चन और दिसंबर का भी क्वेश्चन। हमारे कितने हो गए? अभी तक हमने कर लिया 19 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपने 2020 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2020 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 20 से लेके टोटल 40 अप्रॉक्स तुम्हें 20-22 या 25 क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसके अंदर, जून 20 और दिसंबर 20 के। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, सो दैट उनकी भी मदद हो पाए और हमारी भी मदद हो पाए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।